ऑल द बेस्ट सर। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी ऑन करिए। दीपेंद्र सिंह नथावत। यस सर। सर आपके तरफ से वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। दीपेंद्र जी का वीडियो ऑन कीजिए। सलीम। दीपेंद्र सिंह नथावत। ठीक है जी। अतुल जी दीपेन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज? जी गुड इवनिंग दीपेन जी। आप तो अभी रिसेंटली कहाँ वर्क कर रहे हैं? सर मैं 2017 तक जॉब कर रहा था। मैं पुणे में था। एक कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी में जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्यों छोड़ा आपने उसे? सर मैं 2017 में एक्चुअली मैंने लीव किया था। मैं पीजी परस्यू करना चाहता था, पोस्ट ग्रेजुएशन। बट इन द मीनवाइल मुझे एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली आरएस के तौर पे। तो मैंने डिसाइड किया कि लाइफ का ये एक ड्रीम है और मुझे एक अच्छा मौका मिला है ऐसे समय पे। सो मैंने डिसाइड किया और मैंने फिर आरएस के लिए अप्लाई किया। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने आकर्षण से बेटर नहीं है कि प्राइवेट जॉब? आप मैनेजर लेवल पे आपने काम किया और उसके बाद जो है आरएएस में आपका एक अगर किसी छोटे से पोस्ट पे होगा सिलेक्शन तो क्या मतलब रह जाएगा? सर कुछ एक पैशन भी होता है, कुछ एक ड्रीम भी होता है। मैंने काफी साल प्राइवेट में जॉब किया, खुद का बिजनेस भी रन किया मैंने 8-10 साल। तो मैं रियलाइज किया ये एक बहुत ही अच्छा मेरे को डायनेमिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आरएस गवर्नमेंट जॉब मुझे दे सकती है। प्राइवेट जॉब में एक पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक, वर्क स्पेसिफिक जॉब होता है। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और अच्छे तरह से शोकेस कर सकते हो। एक ज्यादा एक सेटिस्फाइंग जॉब भी मिल सकता है। ओके, क्या क्वालिटीज आपको लगती हैं कि आप यहाँ ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे? सर बेसिक क्वालिटीज के अलावा आई बिलीव मैं एक एडेप्टेबिलिटी मेरे में काफी ज्यादा है। मैं काफी जगह रह चुका हूँ, काफी लोगों से मैं के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया है। तो एडेप्टेबिलिटी मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा पेशेंस एंड कामनेस, फोकस्ड अप्रोच लेना, ये एक मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ इस जॉब में। अच्छा, एसडीएम के काम पता है आपको? क्या क्या काम करने होते हैं एसडीएम को? सर एज ए एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोजीशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के कामकाज भी होते हैं और साथ ही साथ उसमें सब और भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं जो आपको पर्टिकुलर सब डिविजन में करने पड़ते हैं। अगर आप एसडीएम और डीएसपी नहीं बने, किसी लोअर पोस्ट पे गए तो आप चुनेंगे उस पोस्ट को? श्योर सर, अगर मैंने इस चीज के लिए अप्लाई किया है तो मैं इसको पूरी तरह से इसमें कमिट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो फुटबॉल भी खेलते हैं आप? यस सर, मेरी हॉबी है। क्या समानता है फुटबॉल खेलने में और प्रशासन चलाने में? सर जरा कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज है टीम वर्क। फुटबॉल में चाहे वो कैप्टन ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक टॉस करता है, बाकी वो टीम को साथ में लेकर के एक साथ खेलते हैं। तो वही प्रशासन में एक टीम वर्क की भावना रहती है। प्रशासन में भी आपको टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है। फुटबॉल में भी एक रहता है फोकस, गोल की तरफ हम लोग का नजर रहता है कि हाँ हमें गोल करना है, दैट इज आवर फाइनल एम। और प्रशासन में भी हमारा एक फोकस्ड अप्रोच रहता है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर हमारे टारगेट्स रहते हैं कि हमें ये काम करना है, इन लोगों के लिए करना है। ये दो मेन समानता मैं बोलूंगा फुटबॉल और ठीक है, प्रशासन। वेरी गुड। आजकल अभी फुटबॉल की बड़ी चर्चा थी न्यूज़पेपर में। सर डिएगो मैराडोना जी के लिए चर्चा काफी हुई क्योंकि उनका निधन हो गया था अभी। वो महान एक फुटबॉलर रहे हैं पूरे फुटबॉल के इतिहास में। उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जिताया है, इसीलिए इस काफी चर्चा में रही है। ये एक मैं वर्ड पढ़ रहा था, हैंड ऑफ गॉड, ये क्या था उनसे जुड़ा हुआ? क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना का मैच इंग्लैंड के साथ हो रहा था। उसमें जो फर्स्ट गोल था वो मैराडोना हेडर करने गए पर उन्होंने हाथ से गोल कर दिया, पर रेफरी देख नहीं पाए और उसे गोल दे दिया गया।
उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उन्होंने एक सेकंड गोल किया जो फुटबॉल इतिहास के सबसे बेस्ट गोलों में माना जाता है। जब उनसे बाद में पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहना है, ये तो आपने फाउल किया है, तब उन्होंने एक मजाक में कहा कि ये दिस इज हैंड ऑफ गॉड। तो उस नाम के लिए वो काफी फेमस हो गए। ऑल्दो उन्होंने वो एक फाउल किया था, पर वो काफी फेमस हो गए उस चीज के लिए। तो फाउल वैलिड था, फिर वो उसे इनवैलिड नहीं किया गया? नहीं सर, उसमें अगर रेफरी ने एक बार अगर गोल करार दे दिया गया है, आज के टाइम के जैसे VAR टेक्नोलॉजी वापस से रिव्यू करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी वो टाइम पर। रेफरी ने अगर गोल दे दिया होता है तो फिर उसे गोल माना जाता है। अच्छा, ऐसा अब आ गई है टेक्नोलॉजी, जैसा क्रिकेट में वैसा फुटबॉल में भी है टेक्नोलॉजी? हाँ, अभी रिसेंट में उन्होंने टेक्नोलॉजी लाया है जिसमें गोल लाइन टेक्नोलॉजी है और VAR असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट रेफरी की टेक्नोलॉजी है जो कि रेफरीज यूज कर रहे हैं आजकल फुटबॉल में। अभी हमारे देश में एक स्टेट ने 2 दिन का शोक रखा उनकी मृत्यु पे, ऐसा क्यों? सर, मैराडोना सिर्फ अर्जेंटीना में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, इंडिया में भी काफी फेमस थे। केरला, गोवा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में काफी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो केरल ने ऐसा शोक रखा था 2 दिन का? 2 दिन के लिए शोक रखा था सर। अच्छा, तो कोई और जुड़ाव भी था उनका केरल से? और जुड़ाव का तो सर मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ ये काफी फेमस थे, इंडिया में काफी लोकप्रिय थे। लेकिन भारत में इतना लोकप्रिय गेम कहाँ रहा है फुटबॉल जितना क्रिकेट या हॉकी? सर, क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पर कुछ एक स्टेट्स में फुटबॉल बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। मैं पश्चिम बंगाल में रह चुका हूँ, वहाँ आप आज भी देखो तो क्रिकेट से ज्यादा लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बारिश काफी होती है तो क्रिकेट पिच गीली हो जाती है, पर फुटबॉल ऐसा गेम है कि वो लोग बारिश में भी खेल सकते हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज भी अगर ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के मैच होते हैं तो करीब 1 लाख स्पेक्टेटर्स आते हैं देखने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे भी काफी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है फुटबॉल। ओके, खेलो इंडिया से जुड़ी हुई न्यूज आज है, थोड़ा बताएंगे ये खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? सर, खेलो इंडिया बेसिकली पूरे इंडिया में एक स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को यूथ के बीच में। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? सर, आई एम नॉट श्योर, बट आई बिलीव 2017 से शुरू हुई थी ये। ओके, कल का प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा आपने? पूरी तरह नहीं सुन पाया, कुछ एक मैं न्यूज में उसको सुना था। थोड़ा बताएं क्या मुद्दों पे चर्चा की है कल उन्होंने? एक तो उन्होंने एग्रीकल्चर के मुद्दे पे चर्चा करी थी कि उन्होंने बोला था कि ये किसानों के हित में है, और इसके अलावा आई एम सॉरी सर, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये बताएं मुझे कि अगर आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी काम करने में उसका मन नहीं लग रहा है, हाँ जी सर। आपको उसे मोटिवेट करना है, कैसे करेंगे मोटिवेट? हाँ जी सर। सर, अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो उसके पीछे कुछ एक रीजन भी हो सकते हैं, उसकी फैमिली रीजन भी हो सकते हैं, या फिर उसको काम में कुछ रुचि नहीं आ रही हो। तो सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा कि मैं उनको बताऊंगा कि आपका परफॉर्मेंस गिर रहा है, क्या उसके पीछे रीजन है। अगर उसके कोई एक फैमिली रीजन अगर वो बोलता है तो मैं उसे काउंसल करने की कोशिश करूंगा। अगर वर्क से रिलेटेड कोई रीजन है तो मैं वो उसके कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और इन जनरल मन नहीं लगता है तो मैं उसे उस पर्टिकुलर काम के अलावा भी कुछ एक टास्क दूंगा या फिर कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा जो उसको मोटिवेट कर सके, जो उसको आगे काम करने के लिए और प्रोत्साहित कर सके। फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। आई एम सॉरी सर, फ्रेडरिक हर्सबर्ग पढ़ा होगा मेंस में आपने, जुड़े हुए थिंकर, उन्होंने जॉब एनरिचमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था मोटिवेशन के लिए। जॉब एनरिचमेंट का आई एम सॉरी सर, मैंने अच्छा नहीं सुना। चलिए कोई बात नहीं। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी तो जरूर याद होगी आपको। यस सर। क्या थी थ्योरी ये? बेसिकली उसमें उन्होंने पिरामिडिकल शेप में नीड्स को बताया था। उन्होंने बोला बेसिक नीड्स हम लोग के जब पूरे होते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल नीड्स तक जाते हैं। इस तरह से उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे। इनिशियल स्टेप में बेसिक नीड्स में जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर अगर हम लोग के पूरे होते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। अगर वो पूरे होते हैं हम लोग उसके बाद में एसोसिएशन की तरफ जाते हैं। वो पूरे होते हैं तो हम लोग सेल्फ एस्टीम की तरफ जाते हैं, और लास्ट में हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो उनका थ्योरी का मेन ये था कि लोअर लेवल नीड का पूरा होना जरूरी है अपर लेवल नीड के लिए जाने के लिए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि हमारे संविधान में हर 10 साल में संशोधन होने चाहिए, एक बार पूरा रिव्यू होना चाहिए संविधान को? 70 साल हो गए, इतने सारे संशोधन कर लिए, तो हर 10 साल में एक सिस्टम हम बना लें कि रिव्यू कर ले पूरा संविधान? मैं मानूंगा कि हमें उसमें एक कोई पर्टिकुलर 5-10 साल का टाइम पीरियड नहीं रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही संविधान चेंज होना चाहिए, ना कि कोई जबरदस्ती कोई संविधान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अगर हाँ जरूरत है तो पार्लियामेंट कर रही है संविधान में चेंजेस, और ये सही तरीका है मेरा मानना है। हमारे देश में जो मंत्रियों की संख्या है वो क्या तय की गई है? I'm not sure. I believe 15%, sir, of the total legislature. 15%? Yes, sir. जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा है, तो दोनों के कुल जितने हैं उनका 15%? Sir, I believe लोकसभा का 15% होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा का 15% है। श्योर नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहा हूँ सर, आई एम नॉट श्योर। ओके, अच्छा, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर मंत्री परिषद, आई बिलीव कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं? जी, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल कैबिनेट। सर कैबिनेट, अगर हम लोग कैबिनेट की बात करें तो एक सर्टेन ग्रुप रहते हैं मंत्रियों का, जो जिनको कैबिनेट का रैंक दिया जाता है, और वो लोग को एक स्पेसिफिक पोस्ट दी जाती है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है, और वो लोग सर्टेन गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजन साथ में मिलकर लेते हैं। और उसी तरह से अगर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में हम लोग स्टेट मिनिस्टर्स और भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल मिनिस्ट्री को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ओके, तो जो ये 15% संख्या आप बता रही है कि कैबिनेट के लिए है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ओके, तो अभी केंद्र में कितने हैं टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर? आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स सर। राजस्थान में? नंबर्स श्योर नहीं हो सर। ओके, देखना पड़ेगा। ठीक है। राजेश सर। जी, दीपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पुणे में आपने काम किया है, अहमदाबाद में काम किया है, अभी बहुत चर्चा में है पुणे और अहमदाबाद। सर कोविड के कारण थोड़े चर्चा में है। पुणे में काफी ज्यादा केसेस है, अहमदाबाद में पहले काफी ज्यादा केसेस हुए थे। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है? अभी तो मेन रीजन यही है चर्चा का। हमारे पीएम अभी पुणे और अहमदाबाद गए थे। सर पीएम गए थे अहमदाबाद, सेरम इंस्टीट्यूट विजिट किए थे उन्होंने, जहाँ पे कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने भारत बायोटेक विजिट किए, जाइडस कैडिला विजिट किया, और फिर पुणे में सेरम इंस्टीट्यूट विजिट किया। अच्छा, ये आदर पूर्णा वाला कौन है? सर आधार पूनावाला मैनेजिंग डायरेक्टर है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था थोड़े टाइम पहले, 80,000 करोड़ रुपए खर्च होना उन्होंने बताया था लगभग कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन। सही दिया था कि 80,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट कह रही है, इतना होगा ही नहीं, खर्च होगा ही नहीं। सर उन्होंने अपने अनुमान से लगाया था, गवर्नमेंट इस पे अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है, पर उनका अनुमान था कि इतना हम लोग का खर्चा होगा अगर कोरोना के वैक्सीन हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो। अच्छा, क्या अभी रेट तय हुई है लगभग कोरोना वैक्सीन की? सर फिक्स तो नहीं हुआ, लेकिन वो बोल रहे कि अराउंड 500 रुपीज के तक पड़ सकता है वैक्सीन इंडिया में। चलिए, पुणे और अहमदाबाद, इनका हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, इंडियन हिस्ट्री में? सर पुणे एक्चुअली पेशवाओं का पीठ हुआ करता था, मेन हेडक्वार्टर्स हुआ करता था पेशवाओं का। वो वहाँ पे जैसे उनका जो शनिवार वाड़ा रीजन है वो उनका मेन, वहाँ से ही वो लोग ऑपरेट करते थे। और अहमदाबाद का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। गुजरात के अगर बोले तो पावरफुल एम्पायर्स अहमदाबाद के थे, जो वहाँ पे एम्परर्स थे। और मराठा लोग ने पुणे से ही ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पे उन्होंने राज कर लिया था, इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में।
कांग्रेस और पुणे का क्या संबंध रहा है? सर कांग्रेस की अगर बात करें, बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस में थे वो पुणे से थे, तो वो एक इम्पोर्टेंट संबंध रहा है। उनकी बेसिकली बोलते क्रांतिकारी विचारधारा रही है, जो कि कांग्रेस में एक अलग ही विचारधारा रखी है। पहले कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो पूना में आयोजित होना था, यस सर। फिर उसको बम्बई ट्रांसफर किया गया था, रीजन क्या है? सर पुणे में प्लेग की समस्या हो गई थी उस समय, इसीलिए फिर उसे बॉम्बे मूव किया गया। अच्छा, कुल कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अहमदाबाद जैसे अभी बाकी जो शहर हैं उनका जो नाम चेंज हो रहा है, अहमदाबाद जो नाम है वो किसने रखा था? अहमद शाह के ऊपर अहमदाबाद का नाम रखा गया था सर। कौन थे ये अहमद शाह? वहाँ के रूलर थे, तो उनके ऊपर अहमद शाह के ऊपर नाम अहमदाबाद। थोड़ा और इसका टाइम बताएंगे, कौन से टाइम में थे ये? मुझे इतना पता नहीं है इसके। अच्छा, बाकी जैसे यूपी में सिटीज हैं उनके नाम चेंज हो रहे हैं, हैदराबाद का नाम चेंज होने का भी बात चल रही थी, तो अहमदाबाद का भी नाम चेंज होना चाहिए क्या? सर ऐसे नाम चेंज की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बीच में कुछ मुद्दा उठा था, कुछ लोगों ने बोला कि कर्नावती कर दो, कुछ लोगों ने बोला कि अहमदाबाद से अहमदाबाद कर दो, क्योंकि गुजराती में यूजुअली प्रोनाउंसिएशन अहमदाबाद रहता है। पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है नाम चेंज करने की। अभी जो नाम है लोग उसमें दे आर ओके विद इट। अच्छा, ये बताइए, जो गुजरात है उसका नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है हमारे? सर नेशनल मूवमेंट अगर बात करें तो महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, वो खुद पोरबंदर के रहे, तो गुजरात से ही रहे। उनके जो स्टार्टिंग में अहमदाबाद मिल का जो आंदोलन था, वो ऑब्वियसली अहमदाबाद गुजरात से रिलेटेड था। उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन भी वहाँ से था। हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहाँ से रहे हैं। तो इस तरह से गुजरात की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अच्छा, आपने गांधी जी का भी बताया, गांधी वर्ड का मीनिंग क्या होता है गांधी? सर वर्ड का मीनिंग नहीं, सरनेम था जो लगाते थे। हाँ, सरनेम वही पूछ रहा हूँ, गांधी सरनेम किस पर्पज से या किस रीजन से रखा होगा? मुझे नहीं पता सर, आई एम सॉरी। अच्छा, ये बताइए, यंग बंगाल मूवमेंट क्या था ये? सर विवियन डिरेजियो का था मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। ये बेसिकली उनकी भी एक थोड़ी वो राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर थे, तो थोड़ी सी उनकी एक तरह से लिबरल थिंकिंग के थे, और उन्होंने काफी मुद्दों पे, जैसे सोशल इश्यूज पे, वो उन्होंने काफी आवाज उठाई थी यंग बंगाल मूवमेंट के अंडर में, जो कि अगेंस्ट सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में उन्होंने काफी आवाज उठाई। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे विवियन डिरेजियो। अच्छा, 1857 की जो रिवोल्ट थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? सर मेरठ से। मेरठ से क्यों हुई थी, जबकि जो मंगल पांडे थे वो तो कहीं और थे उस टाइम? कहा जाता मंगल पांडे ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुई थी। सर क्या बेसिकली रीजन था कि मेरठ से ही हुई? हाँ, उन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे गोली चलाई, जिसके कारण बाद में उनको फांसी भी दी गई थी। तो उससे काफी नाराज थे बंगाल इन्फेंट्री के लोग, और फिर उन्होंने मई में उन्होंने फिर रिवोल्ट कर दिया इस चीज को लेकर, क्योंकि वो कार्टिजेस, जो इनफील्ड कार्टिजेस जो उनको दिए गए थे, तो ये बात उठी थी कि उसमें ग्रीस लगा हुआ है, जो कि फैट्स, सुअर या फिर गाय के फैट से बना हुआ है। उस चीज को लेके, क्योंकि दोनों हिंदू और मुस्लिम के धर्म को आहत करते हैं, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये बताइए, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात ये राजस्थान से बेहतर क्यों है? सर राजस्थान से मैं बेहतर का मतलब किस आधार पे? सर मैं राजस्थान को बहुत अच्छा मानता हूँ। इकोनॉमिकली बात करें तो, हाँ, इकोनॉमिकली बात करें तो उसके पीछे कुछ रीजन है। वेस्ट बंगाल में जो कैलकाटा शहर था, वो इकोनॉमिकली एक ट्रेड कैपिटल रहा है ब्रिटिशर्स टाइम से काफी सालों तक,
तो सिर्फ कैलकाटा ही नहीं, उसके आसपास के रीजन भी काफी डेवलप हुए हैं ब्रिटिशर्स के कारण। हम लोग अगर अहमदाबाद की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र में है, किसी दिन वो मुंबई अपने आप में एक बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, जिसमें आज के गुजरात का एरिया भी काफी इंक्लूड हुआ करता था। तो एक पूरा ट्रेडिंग जोन था। आज जैसे सूरत है जो मुंबई का काफी बिजनेस अट्रैक्ट कर रहा है, इन द सेम वे गुजरात के लोग काफी इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो लोग काफी ट्रेड करते हैं, वो लोग एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जैसे राजस्थान वालों के जैसे। तो वो क्योंकि वहाँ कोस्टल एरिया है तो पोर्ट्स भी है और ट्रेडिंग काफी हो रही है, इसलिए इकोनॉमिकली काफी डेवलप हुआ है। महाराष्ट्र बॉम्बे के कारण हुआ है। उसके बाद में महाराष्ट्र जैसे पुणे जो एक एजुकेशन हब था, वो धीरे धीरे जाके एक मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप हुआ, उसके बाद में एक आईटी हब में डेवलप हुआ, जिसके कारण ना सिर्फ पुणे और आसपास के काफी एरियाज में इकोनॉमी काफी उसको बूस्ट मिला है। इस वजह के कारण अब मानूंगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिक्की के बारे में कुछ बताइए। फिक्की फिक्की कॉन्फेडरेशन है इंडिया के इंडस्ट्रीज की, जो कि इंडस्ट्रीज के हितों के बारे में बात करती है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के सामने भी अगर कुछ प्रोपोजिशंस रखने होते हैं तो फिक्की इंडस्ट्रीज के हितों को गवर्नमेंट के सामने रखती है। कब स्थापना हुई थी इसकी? सर डिटेल्स मुझे सॉरी इतना मालूम नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। जी दीपेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये एक अभी गुपकार गुट चर्चा में है, गुपकार। हाँ जी सर। बताएं क्या है? ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के पार्टीज की एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन में बोलूंगा एक लूज एसोसिएशन है, जिसमें वो लोग साथ में मिलके आए थे कि वो लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को जो वापस से आया जाए, और जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा हटा के स्टेटहुड दिया जाए, और वापस से लद्दाख को जम्मू कश्मीर में जोड़ा जाए। तो इन हितों पे बात करनी। इसकी पहली बैठक कब हुई बता सकते हैं? सर अगस्त में हुई थी, एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं, अगस्त में हुई थी करीब। अच्छा, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी फर्स्ट बैठक है वो 4 अगस्त को हुई, और 5 को 370 को वो अधिनियम पारित हो गया था हटाने का। तो इन्होंने पहले ही बैठक कर ली, इसका क्या रीजन रहा? सर उन्हें लग गया था कि जिस तरह से वहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे थे, उन्हें लगा कि आर्टिकल 370 रिवोक करने वाले, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है वो चीज। तो कश्मीर ये कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है? कांग्रेस कर रही थी समर्थन सर, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा पीछे हटी है। आपको क्या लगता है इनकी मांग कितनी उचित है? सर अगर नेशनल लेवल पे देखा जाऊं तो मैं बोलूंगा कि अच्छा स्टेप लिया है जम्मू कश्मीर को इंडिया में इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट ने। वहाँ के लोगों को बस हमें अच्छे से डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आगे जाके उनको भी लगना चाहिए कि ये स्टेप सही साबित हो रहा है। और क्योंकि ये स्टेप इतने 70 सालों 75 साल से ये ऑलरेडी आर्टिकल 370 थे, तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी आदत हो रखी थी, तो वो लोग वो पावर को जाने नहीं देना चाहते। मतलब गुपकार गुट की मांग आपकी राय में गलत है? मैं उससे इतना सहमत नहीं हूँ। ओके। अभी वर्तमान कश्मीर की क्या स्थिति है? वर्तमान में सर कश्मीर और जम्मू को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है विद ए प्रॉमिस। किस आर्टिकल के तहत? आई एम सॉरी सर, मैं आर्टिकल का मुझे याद नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि दोनों एक ही आर्टिकल के तहत यूटी बने? यस सर, जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर एक ही साथ में। अच्छा, आपको ये बताएं कि विधानसभा दोनों में से कहाँ है? मतलब आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? हाँ। लद्दाख तो डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगी सर, और इसका भी विधानसभा रद्द कर दिया गया है। अभी ये यूनियन टेरिटरी के तौर पे ही काम करेगी। अभी कश्मीर में विधानसभा है आपके राय में? अभी नहीं है सर, अभी रद्द कर दी गई है। तो विधानसभा का अस्तित्व बनेगा वहाँ का? मतलब अभी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली है वहाँ या नहीं है? मतलब अभी नहीं है सर, पर अभी भंग हो चुकी है, पर क्या अभी इलेक्शन होके वापस विधानसभा आएगी वहाँ, या अभी संवैधानिक दृष्टि से है ही नहीं वहाँ? नहीं सर, अभी नहीं है। जितना तो मेरा नॉलेज है कि अभी नहीं है, पर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आगे जाके वापस एस्टैब्लिश करेंगे। ओके। ये
राजस्थान में जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधी विवाद हुआ है, इसकी जानकारी है आपको? सर राजस्थान में विवाद हुआ था जब थोड़ी सी पॉलिटिकल टर्मोइल हुई थी कुछ महीने पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट की। तब थोड़ा सा विवाद हुआ जब उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव के लिए बात करी थी तब। ओके, किसको सही मानेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री में से? सर इस चीज में मैं बोलूंगा कि दोनों अपने संवैधानिक कार्यों का पालन कर रहे हैं फिलहाल, पर ये विवाद नहीं, राज्यपाल का किस प्रकार वो संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ये विवाद का जो मूल कारण था उसमें मैं बोलूंगा कि राज्यपाल को अपने एक तरह से उनको सर्टेन शक्तियां दी गई है संविधान के हिसाब से, तो उन्हें एक लिमिट में ही उनको उनके रिकमेंडेशन पे ही काम करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। कुछ हद तक राज्यपाल, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटर से उनको पावर मिल रहा है, तो कुछ हद तक वो एक ओवरस्टेप कर जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये फेडरल नेचर को थोड़ा सा अहित कर सकता है। मतलब राज्यपाल गलत थे? मैं पूरी तरह गलत नहीं बोलूंगा सर, वो अपनी तरफ से काम कर रहे थे, बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा और संयम बरतना चाहिए इस चीज। मतलब आप मध्यम मार्ग चाहते हो, कहने का मतलब? मैं बोलूंगा अगर राज्यपाल पूरी तरह अगर गलत होते तो मैं हाँ बोलता, लेकिन यस उनके भी अपने पावर्स है। ठीक है। एक अभियान चला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाँ जी सर। क्या है? सर ये बेसिकली कोविड के जो हम लोग का लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में वापस से इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च किया, और उसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में 30 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज घोषित कर दिया है, जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को वापस से पुश कर रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा कंट्री थोड़ी सेल्फ रिलायंट हो जाए, और साथ ही साथ हमारे जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हम अच्छे से हिस्सा बन सके। इसके लिए आत्मनिर्भर अभियान इम्पोर्टेंट है। लोकल फॉर वोकल बोला गया है इसमें? हाँ जी सर। सॉरी, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल बोले हाँ। सर, ये वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड वाले भी हमारे देश के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने बोला कि हमें अपने देश में बनाए गए प्रोडक्ट्स को थोड़ा यूज करना चाहिए, देश में मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, ताकि उसकी डिमांड बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और वो लोग वर्ल्ड कैपेबिलिटी के बन सके। तो एक तरफ तो हम ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक हम कहते हैं कि हमारे घरेलू प्रोडक्ट आगे बढ़े, तो क्या हम ग्लोबलाइजेशन को रोक नहीं रहे हैं? नहीं सर, इसमें ग्लोबलाइजेशन के रोकने की बात उन्होंने नहीं करी। ग्लोबलाइजेशन वैसा का वैसा ही है, बस उन्होंने एक अपील की है लोगों से कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स को खुद प्रेफरेंस दो, क्योंकि जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें जैसे कि बाहर के कंट्रीज के भी कंपनीज के भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप विद्याधर नगर से आते हैं? हाँ जी सर। किसका नाम है विद्याधर? सर विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर सिटी के आर्किटेक्ट रह चुके हैं, सवाई जयसिंह टू के टाइम। ओके। इन्होंने जो जयपुर का मैप बनाया है उसके लिए किसका बेस किसको लिया है, किस बुक को बेस बनाया है? आई एम सॉरी सर, वो बुक का मुझे। ओके। जयपुर को कितने भागों में बांटा इन्होंने? सर 9 भागों में बांटा गया। अच्छा, 9 में से अलग अलग भाग है, जैसे कुछ अलग अलग पार्ट्स के उसके भी, वो कौन से हैं? सर जयपुर के जैसे पार्ट्स है, छोटी चौपड़ हो गई, बड़ी चौपड़ हो गई। वो नहीं, जैसे 7 अलग रखे हैं, इस तरह से कुछ किया था उन्होंने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा, ये विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम धरोहर कौन सी थी? सर आई बिलीव केवलादेव नेशनल पार्क फर्स्ट थी। ओके, वो जंतर मंतर था। ओह सॉरी सर। बताएं जंतर मंतर के बारे में। सर यस, जंतर मंतर सवाई जयसिंह जी ने बनाया था, तो उन्होंने 1734 में जंतर मंतर बनाई थी, और बेसिकली उनको एस्ट्रोनॉमी का शौक था, तो उस हिसाब से बनाया था। आज उसमें सनडायल है, हम लोग ग्रहों की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, समय के बारे में पता कर सकते हैं उससे। जयपुर के कितने स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है?
सर जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, और जयपुर ओल्ड सिटी itself है। तो मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह में क्या डिफरेंस है? सर मिर्जा राजा जय सिंह एक तरह से काफी पहले आए थे। वो अकबर, जहांगीर और इनके शाहजहां के टाइम पे उन्होंने, आई एम सॉरी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने सर्व किया था। और सवाई जय सिंह 1700 में जयपुर के राजा बने थे, और वो औरंगजेब और उसके बाद के जो मुगल सम्राट थे उनको सर्व किया था। लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो ये जोधाबाई वर्ड को लेकर काफी विवाद रहता है, इसका क्या कारण है? सर बेसिकली बोला गया है कि जोधाबाई भारमल की बेटी थी। उन्होंने शादी करी थी, पर कुछ हिस्टोरियन इसको गलत मानते हैं। वो बोलते हैं कि जोधाबाई एक्चुअली जोधपुर की राजकुमारी थी, जो जिन्होंने जहांगीर से शादी करी थी, ना कि जयपुर की राजकुमारी। जी अतुल सर। जी दीपेन जी, ओवरऑल आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका, और प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है। थोड़ा सा नॉलेज के लेवल पे ही और बस काम करने की जरूरत है। न्यूज़पेपर जैसे प्रधानमंत्री की मन की बात है, आज न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज न्यूज है, लेकिन आपको नहीं है जानकारी, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कुछ जो आपकी बेसिक चीजें मेंस में जो आपने पढ़ी हैं, जिनसे पास भी हुए आप, बाकी पर्सनालिटी वाइज मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लग रही है। थोड़ा नॉलेज के लेवल पे ही बस काम कर लीजिए। ओके सर। उसमें भी न्यूज़पेपर, करंट इश्यूज, इनको थोड़ा फोकस कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, सर ने जो कहा है वही चीजें जानना नहीं चाहूंगा मैं। थोड़ा सा आप करंट इश्यूज और कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो बेसिक नॉलेज होता है वो थोड़ा सा तैयार कर लें। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। आशा है इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन आप मेन इंटरव्यू में देंगे। श्योर सर। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी दीपेंद्र जी, अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया है। बस थोड़ा एथिक्स, जो मेरा पार्ट मैं अपना बता रहा हूँ कि एथिक्स और ये राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री इकोनॉमी, इनको थोड़ा और पढ़ लें। श्योर सर। हाँ, इनको और थोड़ा डिटेल बनाइए। और तो ये आत्मनिर्भर भारत या जो इससे रिलेटेड और भी जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है, उसको और अच्छा बनाए तो बढ़िया रहेगा। वैसे बढ़िया है पूरा। ओके सर, मैं करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी।